बेटा, बस कुछ भी करके अपना घर कर ले। बेटा, अपना घर तो लाजमी है, उसके बगैर कैसे ज़िंदगी चलेगी। लड़का किराए के घर में रहता है, अपना घर नहीं है। सॉरी, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। ब्रो, किराए के घर में कब तक ज़िंदगी गुजारेगा। कहीं से उधार लेके अपना घर बना ले। अपना घर सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली पाकिस्तानियों का सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी और सबसे जज्बाती फ़ैसला। लेकिन इस फ़ैसले को जितना ज़रूरी, जितना फ़ायदेमंद और जितना अच्छा समझा जाता है, क्या यह उतना है भी? आज हम इसी मिथ को बस्ट करने वाले हैं। मैं आपके साथ अपना पर्सनल 6 साल का हाउसिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह मेरे एक डिसीजन ने मेरी फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली की जर्नी की शुरुआत रखी। इस वीडियो के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि घर खरीदने के सही रीजंस को समझ सकें और घर खरीदने का फ़ैसला आप जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस बुनियाद पर करें कि क्या आपके लिए इस वक्त ये फ़ैसला लेना बेहतर है या नहीं। कुछ दिन पहले मैंने ये ट्वीट किया जिस पे काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट आई। मुझे ऐसी इंगेजमेंट आने का पहला ही एक आइडिया था, लेकिन मुझे समझ आया कि कितने लोग इस एक डिसीजन को बिना सोचे समझे लेते हैं। अब ये वीडियो आपको एक फ्रेमवर्क देने के लिए है कि जब आप अपने घर के बारे में सोचें तो वो फैसला जज्बात की बुनियाद पे ना हो, बल्कि वो फैसला आपकी ज़िंदगी में आप किस मुकाम पर हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से जीना चाहते हैं की बुनियाद पे हो। वो फैसला आपके अपने लिए परफेक्टली डिज़ाइंड हो। तो इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, द फाइनेंशियल साइड ऑफ द डिसीजन एंड द इमोशनल साइड ऑफ द डिसीजन। क्योंकि ये घर बनाने का फैसला काफ़ी यूनिक है। आई मीन दिस इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। कुछ लोग घर को एसेट समझ के बनाते हैं और कुछ लोग उसे अपनी ज़रूरत समझ के बनाते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दोनों तरह के लोगों की थिंकिंग एक ओल्ड पैटर्न और पुश्तों से चलती हुई आ रही सोच से इंस्पायर्ड है। ज़माना, हालात और मामलात अब बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और इसीलिए उस सदियों पुरानी सोच को एक नया नज़रिया और एक नया ज़ाविया देना ज़रूरी है, जो आज हम इस वीडियो में करने का इरादा रखते हैं। इस साइट को मैं अपनी पर्सनल रियल लाइफ स्टोरी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि सीखने के लिए किसी रियल लाइफ इवेंट से क्या ही बेहतर है। तो ये बात है 2019 की। मैं न्यू बहरिया टाउन में शिफ्ट हो रहा था और मेरे पास ऑलमोस्ट 7 मिलियन की लाइफ सेविंग्स मौजूद थी, जिसके अंदर मेरी अपनी वाइफ का भी कुछ अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम उन सेविंग्स से कोई घर ले लें, जो इम्पॉसिबल था बिकॉज प्राइसेस वर वे टू हाई। आई रिमेंबर कि 125 यार्ड्स का विला वाज ऑलमोस्ट 1.5 to 1.6 करोड़ एट दैट टाइम, या फिर हम रेंट करें। घर खरीदने के लिए आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कि कोई लोन ले लिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड इनफ फाइनेंशियल लिटरेसी एट दैट टाइम टू नॉट टेक एनी स्टूपिड स्टेप। मुझे डेट में नहीं जाना था और मैंने सिंपली रेंट करने पे इन्हिसार किया। अच्छा, उस वक्त मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास पूरे 1.5 करोड़ होते तो शायद सब लोगों की तरह मैं भी घर ही ले लेता। लेकिन मेरा डिसीजन आगे चल के मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत बनने वाला है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। मेरा ये एक डिसीजन अल्लाह ताला की तरफ से मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे ले जाएगा, मुझे इसका ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं था। मैंने वो पैसे हाफ करके गोल्ड और अलमीज़ान फंड में इन्वेस्ट कर दिए और फिर 2020 के अंदर मैंने सारे पैसों का DCR परचेज़ कर लिया। आई गेस कोई 5 या 5.5 लाख के करीब शेयर्स आए थे और शायद 11 या 12 रुपए का एक शेयर था। और अब ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, उसकी तरफ चलते हैं। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई किया कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट का रूल। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी सेविंग्स होती हैं उसको आपने इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपको रिटर्न मैक्सिमम हो और उसके अंदर आपको रिस्क को भी नेग्लेक्ट नहीं करना। मैंने सिंपली वो 70 लाख उठा के डॉल्मेन सिटी रीट में इन्वेस्ट कर दिए। अब जिन लोगों ने ये नाम पहली बार सुना है, तो सिंपल लैंग्वेज में DCR मतलब डॉल्मेन सिटी रीट एक लिस्टेड स्टॉक है ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज
और ये कोई इंतहाई डिफेंसिव किस्म का स्टॉक है जो कराची का डॉल्मेन मॉल है, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत ज़्यादातर लोग वहाँ जा चुके होंगे। तो बेसिकली आप उस मॉल के जो रेंट होता है वहाँ के शॉपकीपर्स और ऑफिस से उसमें पार्टनर बन जाते हैं। इन सिंपल टर्म्स ये ऐसा ही है कि आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके उसे रेंट कर दिया। हर 3 मंथ बाद मुझे DCR का डिविडेंड मिलता और उसमें से मैं अपने घर का रेंट भर देता था। तो इस तरह से मुझे रेंट की कोई टेंशन नहीं थी और ना ही मुझे कोई लोन लेना पड़ा। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फास्ट फॉरवर्ड 6 ईयर्स, आज मेरे पास सेम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हैं। जो शेयर 11 रुपये का था आज वो 30 रुपये का है, और 6 साल पहले मुझे हर 3 महीने बाद जो 1-1.5 लाख रुपए का डिविडेंड आता था, इमेजिन करो आज वो कितना होगा, तकरीबन 3.5 लाख। जी हाँ, आज वो 70 लाख ऑलमोस्ट 1.8 CR बन चुके हैं। और इस टाइम में जो टोटल डिविडेंड मैंने अर्न किया है वो ऑलमोस्ट शायद कोई 60 से 65 लाख के करीब है। मतलब समझ लो कि मेरी ओरिजिनल अमाउंट तो मेरे पास ऑलमोस्ट डिविडेंड की सूरत में वापस आ गई है, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है वो अलग। अभी नंबर्स पे मुझे पकड़ मत लेना, ये थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइम मेरे घर के रेंट से लेके मेरी यूटिलिटीज़ और मेरी ग्रोसरीज का कुछ पोर्शन पैसिव इनकम से ही चलता है। अब प्लीज़ कल जाके DCR मत परचेज कर लेना। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस बट माई ओन पर्सनल स्टोरी। समझो उस टाइम के अंदर मैं लोन लेके घर ले लेता, आज तक मैं वो लोन चुका रहा होता, मेरी लाइबिलिटीज़ में इजाफा हो चुका होता, एक टेंशन होती मेरे सर पे, और खुदा न ख्वास्ता अगर इनकम आना बंद हो जाती तो वो मसला अलग। आज मैं अगर चाहूँ तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैश आउट करके उससे बड़ा घर ले सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे टाइम में BTK की प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बढ़ने के बजाय बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाला और ना कभी करूँगा, क्योंकि उस एक डिसीजन से मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं आपको इस वीडियो में वही सीख देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम अ प्रो रेंटर बिकॉज बाइंग अ हाउस इन पाकिस्तान डजंट मेक सेंस फॉर मी, एंड आई विल टेल यू वाई। तो ऐसा हुआ क्यों? अब इसको थोड़ा ना नंबर से समझ लेते हैं। और आपको पता है हमें नंबर्स बिल्कुल नहीं पसंद, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। पाकिस्तान में रेजिडेंशियल एरियाज की मैक्सिमम रेंटल यील्ड होती है 3 to 5% डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड स्टफ। BTK की रेंटल यील्ड इज इवन लोअर देन 1% बिकॉज इट्स अ सबर्ब एंड इट्स फार अवे फ्रॉम सिटी। तो अम्मार भाई, ये रेंटल यील्ड का क्या मतलब है? अभी समझाते हैं। रेंटल यील्ड को आप सिंपली समझिए ईयरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब समझ लो कि अगर आपका घर 1 करोड़ रुपए का है और वो आपने किराए पर दिया हुआ है और हर मंथ आपको 30,000 किराया आता है, तो 30,000 इंटू 12 मंथ्स बना 3,60,000। और अब आपने 1 करोड़ को डिवाइड करना है 3,60,000 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो बना 3.6%। सो इन सिंपल टर्म्स आपकी रेंटल यील्ड बनी 3.6% पर एनम। अब ज़्यादातर डिविडेंड स्टॉक्स में यू शुड बी एबल टू गेट अ डिविडेंड यील्ड दैट इज क्लोज टू इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस राइट नाउ इट्स 10 or 11% और समथिंग। सो अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपये होते और मुझे उस पर 10% पर एनम मिलता, तो 1 करोड़ पे 10 लाख माइनस 15% CGT, इट बिकम्स 8.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 70,000 रुपीज़। तो अब फ़र्क समझ में आया? अब उस 70,000 में से 30,000 रेंट पे करो और बाकी का 40,000 री इन्वेस्ट कर दो ताकि अगले साल का डिविडेंड और ज़्यादा आए। अब कंसीडर करो, इफ़ यू कीप दिस कंटिन्यूड फॉर 10 years, द कंपाउंडिंग विल बी अमेजिंग। दिस इज एग्जैक्टली वट योर ब्रो इज डूइंग। तो अगर किसी के पास ये ऑप्शन होता कि या तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट का एक घर ले लो या फिर उसी घर को रेंट कर लो 3.5% यील्ड पे, तो आप बताओ कौन सा डिसीजन बेहतर है? मुझे सीधा सीधा फ़ायदा है अलॉन्ग विद एप्रिसिएशन चांसेस इन द स्टॉक प्राइस, जैसा कि 2019 से 2025 तक DCR के साथ हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार अम्मार, प्रॉपर्टी की प्राइस भी तो बढ़ती है। यस, यकीनन बढ़ती है, लेकिन वो घर जब 50 लाख का था तब भी आप उसमें रह रहे थे। वो 50 करोड़ का हो जाएगा तब भी आप उसमें रहेंगे। ये एप्रिसिएशन सिर्फ तभी मैटर करेगी
जब आप उसे सेल करेंगे। और बेशतर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिजाइन होती है अराउंड दैट हाउस। फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी जिंदगी की पहली बड़ी जमा पूंजी से एक घर ले लेना जिसके अंदर आपने रहना ही है, मेरी नज़र में अच्छा फैसला नहीं है। आप एक दुकान से 10 घर बना सकते हैं, एक घर से 10 दुकानें नहीं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी पहली इन्वेस्टमेंट को एक कैश फ्लोइंग एसेट में कन्वर्ट करें। उस कैश से आप रेंट पे करें, बाकी का फर्दर इन्वेस्ट करें और उसे ग्रो करें। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप 10 साल बाद एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे अगर आपने इस एक डिसीजन को बस थोड़ा सा डिले करा और अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली इन्वेस्ट किया। 2019 में वो एक सही डिसीजन लेने से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि मैं शायद आपको कभी सही तरह से एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। उस एक डिसीजन के बाद से ही मेरी फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली की जर्नी शुरू हुई थी। और फिर 2023 में आकर उस जर्नी को ट्विटर पे शेयर करना शुरू किया, जहाँ से शुरू हुआ फायर चेजर। और फिर जब वक्त आया कि अब यूट्यूब पे आके लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए तो अमार सिद्दीकी आपके सामने हैं। अब इससे पहले कि हम इमोशनल साइड ऑफ द डिसीजन की तरफ जाएं, अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में हो तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। लॉन्ग फॉर्म देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इट विल हेल्प मी इफ़ यू प्रेस दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ऑन द वीडियो। और हाँ, वीडियो के एंड में देयर इज़ अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट अबाउट समथिंग अमेजिंग आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये थी मेरी कहानी, लेकिन ये सब नंबर्स सुनने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये सब कुछ जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि इस डिसीजन की दूसरी साइड पहली से ज़्यादा हिकमत मांगती है। जिंदगी के 3 बड़े फैसले आपको हमेशा बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने चाहिए। हु यू मैरी, वेयर यू लिव, हु यू वर्क विद। हम बाकी के 2 के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए वेयर यू लिव पे बात करते हैं। तो पहले अपने आप से सवाल करना ज़रूरी है, होता क्या है अपना घर? किस चीज़ से बनता है अपना घर? पैसों से, दीवारों से, चीज़ों से, या फिर ताल्लुक़ से, सुकून से, रिश्तों से, मुस्कुराहटों से? अब अगर आपको अल्लाह ने इन सब चीज़ों से नवाजा है तो आप किराए के मकान को भी अपना घर बना लेंगे। और अगर आपके पास ये सब नेमतें नहीं हैं और वो इसलिए कि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो फिर आपका अपना घर भी अपना नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से इस अपने घर के चक्कर में कई घरों को टूटते हुए देखा है। घर रह जाता है, अपने चले जाते हैं, दीवारें रह जाती हैं, मुस्कुराहटें चली जाती हैं, और कभी कभी तो लोग रह जाते हैं, ताल्लुक़ चला जाता है। तो शायद हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस अपने घर के लफ्ज़ में ज़्यादा अहमियत अपनों की है या घर की, और हमें ज़्यादा फ़िक्र अपनों की करनी चाहिए या घर की। तो अब मैं कुछ मिथ्स को बस करना चाहता हूँ जो हमारे दिमागों में बसे हुए हैं। नंबर 1, रेंट पे रहने का मतलब यह है कि लड़का फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। नंबर 2, रेंट पे रहने से पैसा ज़ाया होता है। नंबर 3, रेंट के घर में सुकून नहीं आ सकता। नंबर 4, मालिक मकान कभी भी घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देगा, ETC ETC ETC। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रेंट पे रहने वाले लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, तो ये हकीकत से कौसों दूर बात है। आपको पता है, दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी पूरी लाइफ रेंट पे गुजार देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अपने पैसे का बेहतर इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं। मैं कोई बहुत अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा ही करता हूँ और आगे भी ऐसा ही करूँगा क्योंकि इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू डू इट। रेंट पे रहने से पैसा ज़ाया नहीं होता, बल्कि पैसा बचता है। हम ऊपर इस बारे में एक पूरी प्रॉपर एग्जाम्पल देख चुके हैं। आप उसी पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपनी पैसिव इनकम से ही रेंट दे सकते हैं। मीनवाइल आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपके घर में लॉक थी, आपको फर्दर कैपिटल गेन भी देती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पूरी लाइफ पैसिव इनकम से चलेगी।
जैसे मेरी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़े आदमी ने कहा था, सुकून सिर्फ कब्र में। सुकून का ताल्लुक घर के ओन्ड या रेंटेड होने से नहीं, बल्कि ताल्लुक रिश्तों और ट्रस्ट से आता है, जिसके ऊपर काम करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अम्मार भाई वो सब ठीक है, लेकिन मालिक मकान कल को बाहर निकाल के खड़ा कर देगा तो क्या होगा? ये डायलॉग मैंने 1000 बार सुना है। भाई कुछ नहीं होगा। जब इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ रुपए पड़े होंगे और हर क्वार्टर 2.5-3 लाख का पैसिव इनकम आ रही होगी, कुछ नहीं होगा। विद मनी कम्स द एबिलिटी टू वॉक आउट ऑफ सिचुएशंस दैट यू डोंट वांट टू बी इन। और वैसे भी यहाँ एक बार बंदा रेंट पे घर दे दे तो लोग किराया ना देने के बावजूद नहीं निकलते हैं। और मजे की बात बताऊं, हमारा दिमाग जब भी हम कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले होते हैं तो खामखाई के सिनेरियोज बनाता है। कोई मालिक मकान नहीं चाहता बार बार टेनेंट चेंज करना। मैं 6 साल से रेंट पे रह रहा हूँ, आज तक किसी लैंडलॉर्ड ने ऐसा नहीं किया। एज फार एज यू कीप द कमिटमेंट एंड योर एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ज़्यादातर मिथ्स है ना, ये पुराने टाइम में हमारे आबाओ वाजदाद जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे उसकी वजह से बने हुए हैं। पहले एक आदमी कमाता था, 5 बंदे खाते थे। अच्छी इन्वेस्टमेंट घर को ही समझा जाता था, क्योंकि आपका पूरा ख़ानदान वहीं रहता था। आपकी नौकरी वहीं कहीं आसपास में होती थी। एक एक गली में ख़ानदान के 10-10 घर होते थे। फुप्पो खाला सब की सब एक ही इलाके में रहते थे। तो हमारे जहन इस चीज़ के लिए ट्रेन हो गए कि हमारा जीना मरना अब इसी मोहल्ले, इसी इलाके, इसी गली और इसी घर में होगा। अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बच्चों से ताल्लुक़ तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन कसम से अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। आज भी घर के नाम पे बहनों और भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं और बाज़ औक़ात तो बात जान लेने और देने तक आ जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कहीं हमारे दिमागों में अपने घर की डेफिनेशन गलत तो नहीं है। अब मैं आपको एक नया नज़रिया देना चाहता हूँ, वो नज़रिया जिस पे मैं ख़ुद अमल करता हूँ। ये मेरी डिज़ाइन योर ओन लाइफ की फ़िलॉसफी का एक पार्ट है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट करें और हो सकता है कि बहुत सारे ना कर पाएँ, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। मेरे पास एक अच्छा घर ख़रीदने की हैसियत होने के बावजूद मैं रेंट पे रहता हूँ, और ये फ़ैसला मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के लिया है। मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके। मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस सोसाइटी में मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं वो कैसी है। विद रेंट आई हैव द एबिलिटी टू डिसाइड वेयर एवर आई वॉन्ट टू रेज माई किड्स। आई एम नॉट टाइड टू माई हाउस, तो इफ़ फॉर सम रीज़न देर इज़ एन इशू विद द सोसाइटी, मेरे पास कहीं और शिफ्ट होने का ऑप्शन हमेशा ओपन है। मेरे लिए ये बात ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी स्टील और सीमेंट में ना लगी हो, बल्कि काम कर रही हो और मुझे कुछ कमा के दे रही हो। इसीलिए आई पुट माई मनी टू वर्क वेयर आई थिंक इट कैन डू द बेस्ट ऑफ वर्क। वैसे टेक्निकली मेरी जमा पूंजी लगी हुई सीमेंट और स्टील में ही है, लेकिन उन कंपनीज के शेयर्स में। आई रेदर बी एन इन्वेस्टर दैन अ कंज्यूमर। मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं फ्लेक्सिबल रहूं, लिक्विड रहूं, मेरी फैमिली मेरे साथ रहे। कल को अगर मेरे बच्चे या मेरे माँ बाप बोलें कि हमें यहाँ वहाँ जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ इस वजह से अपना डिसीजन ना ले पाएँ कि अब्बू अम्मी मूव नहीं करेंगे या मेरा बेटा मूव नहीं करेगा। पाकिस्तान में सोसाइटीज़ का कुछ भरोसा नहीं है। कहीं पे डुप्लीकेट फाइल्स, कहीं पे बारिश का पानी और कहीं कुछ और। मैं अपना ज़हनी सुकून इस चीज़ में महसूस करता हूँ कि मैं लिक्विड रहूँ। अगर कहीं भी कोई मसला आया, उठा के दूसरी जगह मूव हो गए। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी BTK में लगाई थी, आप उनसे जाके पूछें वो किस हाल में है। मैं एक रिमोट वर्कर हूँ, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, मेरे वालिदैन रिटायर्ड हैं, तो मुझे किसी जगह पे बंद के रहने की ज़रूरत ही क्या है। आप सोच नहीं सकते कि एक अनचेन्ड लाइफ जीने का क्या मज़ा होता है जब आपको किसी भी चीज़ ने बांध के न रखा हो। पिछले 6 सालों में मैं बहरिया के अंदर ही 2 बार घर चेंज कर चुका हूँ। इसलिए नहीं कि लैंडलॉर्ड ने कहा, इसलिए कि मेरे बेटे बड़े हो रहे थे। अम्मी को और बेगम को गार्डनिंग का शौक़ था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा घर हो जहाँ पे गार्डन थोड़ा बड़ा हो ताकि बच्चे भी खेल पाएँ और अम्मी के शौक़ भी पूरा होता रहे। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे घर आएँ और बोलें, हाय कितना बड़ा घर है आपका। मुझे ये सुनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या समझता है। इसलिए मैं लोगों की फ़िक्र से आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है।
मैं अपने अम्मी अब्बू का अच्छा बेटा, अपने लाइफ पार्टनर का एक अच्छा शरीक हयात, अपनी बहनों का एक बेहतरीन भाई और सबसे बढ़ के अपने बच्चों का सुपर हीरो हूँ। और सच बताऊँ, बस वही मैटर करता है। तो ये सब सुन के आपको कुछ समझ आ रहा है? आपको समझना ये है कि मैंने अपनी पूरी सिचुएशन को पहले एसेस किया है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, और उसके बाद मैंने एक बहुत ही कैलकुलेटेड, bespoke, नॉलेज बेस्ड डिसीजन लिया है जो मेरी लाइफ को सपोर्ट करता है, जो मेरी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को सपोर्ट करता है, जो मेरी प्रायोरिटीज़ को सपोर्ट करता है, मेरे गोल्स को सपोर्ट करता है। अपना पैसा एक जगह फंसाने और डेट में जाने के बजाय मैंने उसे इन्वेस्ट करा हुआ है। वो मेरे लिए काम कर रहा है और मेरे रेंट से लेके मेरी ग्रोसरीज तक वही पे करता है। अब अगर मैं इसे 5 से 10 साल और ग्रो होने दूं तो शायद वो मुझे इस काबिल भी कर देगा कि मैं 2 घर ले सकूं। तो क्या अम्मार भाई, आप कभी भी अपना घर नहीं लेंगे? नहीं, लूँगा, एक दिन ज़रूर लूँगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मैं लाइफ के किस स्टेज में हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं आगे क्या चाहता हूँ। जिस दिन मेरे पास इतने पैसे हुए कि मैं उस घर जैसे 5 घर और ले सकूं, शायद मैं घर ले लूं। जिस दिन मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि अम्मार, हमें ये मुल्क, ये शहर, ये सोसाइटी और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमें इनके साथ रहने में, ज़िंदगी गुजारने में, शेयर करने में बहुत मज़ा आता है, शायद मैं घर ले लूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं रिटायर हो जाना चाहता हूँ एक हरी भरी ज़मीन और साफ़ सुथरी हवा में, शायद मैं घर ले लूँ। जिस दिन मुझे लगा कि घर लेके भी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद मैं घर ले लूँ। लेकिन अभी ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसके साथ बदल रही है हमारी सोच, हमारे रहन सहन, हमारी आदतें, हमारे खाने और कमाने के तरीके और हमारे बच्चों के लिए आने वाली अपॉर्चुनिटीज़। कोई ऐसा फ़ैसला लेना जो आपको कैद कर दे एक जगह, एक सोच, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, मेरे नज़दीक ठीक अमल नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला काम घर बनाने का करते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उसे घर के इर्द गिर्द सारे फ़ैसले लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये घर बनाने का फ़ैसला या ये घर बनाने का काम शायद आपकी लाइफ का सबसे आखिरी काम तो हो सकता है, पहला बिल्कुल नहीं हो सकता, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डिस्करेज करना चाहता हूँ घर बनाने से। इसका मकसद बस ये था कि आप अगर ये फ़ैसला ले रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ना लीजिए कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। आप ये फ़ैसला अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात और जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उसके हिसाब से लें। अगर आपको लगता है कि घर ना लेने की वजह से उसमें रुकावट आ जाएगी तो प्लीज़ घर ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर आप ये फ़ैसला इसलिए ले रहे हैं कि आपके नज़दीक घर ख़रीदना अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप ये फ़ैसला इसलिए ले रहे हैं कि ये सबसे ज़रूरी काम है, आप ये फ़ैसला इसलिए ले रहे हैं कि सब ऐसा ही करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा रुकिए और सोचिए, शायद आप एक ज़्यादा बेहतर फ़ैसला ले सकें। अब बस मुझे आपके 2 मिनट और चाहिए। मैं आपके साथ थोड़ी सी दिल की बात करना चाहता हूँ। मेरी पिछली क्रेडिट कार्ड की वीडियो को आप लोगों ने जिस तरह सराहा है, उस पर जो व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स आपने किए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से बताऊं वो मेरे लिए कितने ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। आई एम जस्ट ब्लोन अवे बाय द रिस्पॉन्स फ्रॉम कम्युनिटी। उसके लिए आप सबका दिल से, सॉरी दिल किस तरह होता है, दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मेरी हर वीडियो वो रास्ता है जो मैंने खुद लिया और कहीं पहुँच गया। मेरी वीडियोस मेरी कहानी है, मेरी वीडियोस मेरे खुद के ऊपर किए हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक एक स्क्रिप्ट को लिखते वक्त मुझे अपनी पुरानी यादों में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जहन में वो सिर्फ यादें हैं, लेकिन एक बार वो स्क्रिप्ट की शक्ल में आ जाएं तो आपके लिए एक नई वीडियो, मेरे लिए शायद सदका जारिया और किसी और अम्मार के लिए शायद फाइनेंशियल फ्रीडम का वो रास्ता जो आज से 10 साल पहले ये अम्मार ढूंढ रहा था। अगर आप इस रास्ते पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब
अगर आपको नहीं पता कि आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जर्नी शुरू कहाँ से करनी है, तो आपके भाई ने आपके लिए एक फ्री 4 स्टेप गाइड तैयार की है। ये गाइड आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करना है। आपने सिंपली www.ammarsiddiqui.com पे जाना है और गेट माई ई बुक पे क्लिक करना है। ये गाइड मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई है और इसमें वो 4 स्टेप्स हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, और ये गाइड आपको 80% लोगों से ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए काफ़ी है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका भाई अम्मार।